सर, एक बुरी खबर है। वो जिन्होंने निकाह के फ़ौरन बाद अपने बंदे सैफ को ढूंढने के लिए लगाए थे, इनमें से एक ने आकर कहा, क्या बोलो जल्दी, बादशाह ने कहा, और कबीर उठ खड़ा हुआ। बादशाह के बंदे सैफ को लाहौर बादशाह के ठिकाने पर ले गए हैं। वो यहाँ इनके किसी अड्डे पर नहीं। ठीक तो बादशाह दादा पाशा को अपने दाम में फंसाने के लिए हथकंडे अपना रहा है, मगर वो जानता नहीं शायद के बादशाह की डेड बुक में इसका नाम अब टॉप ऑफ द लिस्ट है। चलो कबीर, नहीं भाई, आप रिहाब, रीमा और रिजा को लेकर वापस जाएं। सैफ को मैं ढूंढ लूँगा, मगर बादशाह का सर कुचलने के लिए बाकायदा प्लानिंग और शेर पर शिकार की तरह चपटने के लिए 2 कदम पीछे हटने की ज़रूरत है। मगर कबीर, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? कबीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो तो है, लेकिन तो फिर बस मुझे जाने की परमिशन दें। ठीक है, जाओ, मैं भी निकलता हूँ। जाओ रिजा, इसे बुला कर लाओ, हमें निकलना है। पाशा ने रिजा से रिहाब को बुलाने के लिए कहा। रीमा का तो दिल किया इस लड़की को यहीं फेंक कर जाते। यही सोचकर दिल को चलने को काफ़ी था कि अगर रेशमा ने इसके और पाशा के लिए कोई भी फैसला कर दिया तो रिजा इसे बुला लाई। आज वो सफ़ेद फ्राक पजामे में सफ़ेद चादर लिया आसमान से उतरी कोई नूरानी मखलूक लग रही थी। वो जो बैग अपने साथ लाई थी वो भी था। पाशा एक नज़र इसे देखा और सनग्लासेस लगा ली। अपने एक आदमी को इशारा किया, इसने सामान उठाकर गाड़ी में रखा। पाशा ने चलने का इशारा किया और वो सब गाकर गाड़ी में बैठे। ड्राइवर के साथ गार्ड, इससे पिछली सीट पर पाशा और रीमा, और इससे पिछली पर ठीक पाशा के पीछे रिहाब और रिजा थी। रिहाब ने सुकून से आंखें मूंद ली। इतनी आज़ादी, इतना सुकून, बगैर अपने वजूद की तस्लील हुए। ये वक्त इसे अच्छा लग रहा था। कुछ अभी अभी जो एक शख्स की नज़र देखकर रूह में सुकून किसी अल्हाम की तरह उतरा था, वो अलग बैकव्यू मिरर से पाशा की नज़रें बार बार भटक रही थी। वो फिर एक मखसूस जगह जाकर वो गाड़ी से उतरे। एक फार्म हाउस और इसके आगे एक खुला सा मैदान था। रिहाब को हैरत हुई कि पहुंच भी गए, मगर यहाँ से इन्हें हैली में जाना था। जहाँ हैली की तरफ बढ़े तो रिहाब का दिल बच्चों की तरह खुश हुआ। इसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। फिर हैली का सफ़र बेहद दिल फरेब था। जल्द ही वो कराची पहुंच चुके थे। वहां से फिर गाड़ी में बैठे। अब वाइट पैलेस दूर नहीं था। सैफ का कुछ पता चला? जिमल अभी अभी दोबारा इससे पूछने आई थी। हाँ, वो लाहौर में है, मैं जा रहा हूँ इसे लेने। वो मसरूफ़ सा अंदाज़ था। मैं भी जाऊँगी आपके साथ। वो मछली, डार्लिंग, मैं हनीमून पर नहीं जा रहा जहाँ तुम्हारा जाना नागज़ीर है। सामने भी कबीर था। जैसा सवाल वैसा जवाब। वो खजल सी हुई, मगर प्लीज़, मुझे सैफ़ी से मिलना है, मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। वो फिर मछली, पिकनिक पे नहीं जा रहा मैं, डेंजर हो सकता है वहाँ। अब झंझला गया इसके ज़िद से। मुझे जाना है। वो सिसकी और इसके आंसुओं से ही तो कबीर झिल्ला उठता था। बाबा को क्या कहोगी? कबीर ने आखिरी सी कोशिश की। मैंने इन्हें सब बता दिया है, निकाह के बारे में भी कहूँगी, आपके साथ जा रही हूँ। कबीर ने बेयकीनी से इसे देखा। मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है कि अगर मैंने कोई फ़ैसला लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा। वो धीमे से बोली, ठीक है, मैं इन्हें इन्फॉर्म करूँ, मैं आता हूँ, इनसे भी मिल लूँगा। वो वहाँ से निकली और अपने घर गई। कुछ देर बाद कबीर अंदर आया, पापा से मिला। मेरी बेटी का ख्याल रखना, कह रही है कि जहाँ सैफ़ी है वहाँ ख़तरा है। इनके कंधे झुके हुए थे, मगर इतने जवान मर्द और ताकतवर दामाद को देखकर जैसे बूढ़े वजूद में ताकत आई थी। जिमल ने इन्हें यही बताया कि कबीर बिजनेस करता है। मैंने मना किया है, मगर ये ज़िद कर रही है, आप ही समझाएं इसे। कबीर ने कहा, नहीं बेटा, ले जाओ इसे, नहीं तो यहाँ रो रो कर निढाल करेगी खुद को और मुझे भी परेशान करेगी। ठीक है, कबीर ने ठंडी आह भरी। फिर वो फ़ौरन निकले थे वहाँ से। रासिम ने पूरे वाइट पैलेस के बैरूनी और अंदरूनी सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए थे, जिससे इन्हें पता चल चुका था कि वो पिंकी लोगों की गाड़ी में छुप कर निकली है। फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाए तो इसकी माँ का नंबर और एड्रेस भी मिल गया था। वो भी रासिम था और ये महज इसने एक दिन में किया था। सोहम बेसमेंट में इसके सामने था। पाशा भी पहुंच चुका था। रेशमा ने एमरजेंसी मीटिंग रखी थी और वो बादशाह दादा की जुर्रात पर डिस्कशन कर रहे थे। कबीर को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। सोहम फ़िक्रमंद हुआ। तो ठीक है, मैं और सोहम कबीर के पीछे जाएंगे। रासिम, तुम अपनी बीवी को ढूंढो। मैं इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। अब मैं अपना काम छोड़कर औरतों के पीछे भागूं? रासिम सख्त झंझलाया। रासिम, रेशमा ने वार्निंग दी, वो कोई आम औरत नहीं, बीवी है तुम्हारी, और तुम क्या समझते हो? हाँ, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा रवैया कैसा था इसके साथ। तुम्हारे साथ वाले कमरे में रह रही थी वो। पाशा संजीदा था, मगर रासिम की दुर्गत पर सोहम ने ज़रूर दांत तले लब दबाया था। रासिम बौखलाया। ये इसने बताया आपको? मतलब तुक्का ठीक था मेरा। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया। रासिम, दुनिया देखी है, अब जाओ इसे ढूंढो, और इस बार सख्ती मत करना। इससे मोहब्बत है तो बोल भी देना इसे। रासिम गड़बड़ाया, मगर प्लीज़ रेशमा, मुझे पता है वो अपनी माँ के पास है तो महफूज होगी। यह भी पता है कि घर चेंज किया है। इसकी माँ किराए के मकान में रह रही है। मेरे आदमी हिफाजत कर रहे हैं इसकी।
इसलिए बेहतर नहीं कि हम पहले बादशाह पर तवज्जो दें। ठीक है, फिर तुम भी चलो लाहौर, और इस बार बादशाह की मौत तय है, बादशाह पाशा ने कहा और उठा। मगर पाशा बैठ जाओ, मुझे वजाहत चाहिए, रेशमा ने संजीदगी से कहा। मैंने बस इससे आज़ादी दिलवाई है, बाकी सारी बात और सूरत हाल आपको बता चुका हूँ। आप इसे किसी अच्छे दारुल ईमान में भिजवा सकती हैं। वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला, मगर वो जानता था कि रेशमा ऐसा कभी नहीं करेगी। सच में और तो कोई बात नहीं ना? पाशा, नहीं है रेशमा, ठीक है, अब मैं खुद देख लूँगी इसे, रेशमा लापरवाही से बोली। पाशा ने कहा और तीनों उठकर जाने लगे, मगर पाशा और सोहम एकदम मुड़े, मगर इनके कुछ बोलने से पहले ही हाँ हाँ ठीक है, रखूँगे ख्याल तुम्हारी रूह का सोहम खान, और तो हमारी रेहाब का। रेशमा का लहजा मायने खेज था। पाशा पहली मर्तबा अब बेख्तियारी पर गड़बड़ाया और फ़ौरन वहाँ से निकला। पीछे रेशमा खुलकर मुस्कुरा दी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते पाशा इब्राहिम। रिजा इसे एक कमरे में लेकर आई थी जो वाइट पैलेस पर बनी दूसरी और बहुत बड़ी मंजिल के पीछे की जानिब था। ये आज से तुम्हारा कमरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो इंटरकॉम है, नीचे इतला दे देना। अब रिहाब इसे क्या बताती, वो इंटरकॉम इसके किसी काम का नहीं। मगर सर हिला दिया। रिजा को इस मगरूर और घमंडी लड़की पर गुस्सा आया जिसने आज तक इसे बात करना गवारा नहीं किया था। सो तनफन करती वहाँ से निकली। रिहाब ने दरवाज़ा लॉक किया, सुकून से एक गहरी सांस ली। इतना बड़ा और बेइंतहा खूबसूरती से सजाया गया कमरा, जहाज़ी साइड बेड, बड़ी सी बैल्कनी जिसमें वाइट पैलेस का अंदरूनी और बैरूनी मंजर नजर आ रहा था। घर घूम फिर कर कमरा देखा और आकर बाजू फैलाकर बेड पर गिरी। वाह, छत भी खूबसूरत है, और अगर फ़िज़ा को पता चल जाए कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे आज़ादी मिल गई और वो मिल गए, तो कितनी खुश होगी। वो अपनी आखिरी बात पर चौंकी, चेहरा सुर्ख हो गया। दिलफरेब मुस्कान के साथ दुपट्टा चेहरे पर गिरा लिया। पाशा, दिल फिर ज़ोर से धड़का। ये दारुल अमान ही है क्या? वो कितने अच्छे हैं यहाँ बेसहारा और ज़माने के सताए हुए लड़के और लड़कियों को तो क्या, ख्वाजा सराहों को भी सहारा मिलता होगा। वो ये सबसे मिल चुकी थी सिवाय रीमा के। सब इससे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। वो समझ गई रीमा इसे नापसंद करती है, मगर क्यों यह समझ ना आया था। सब ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। पाशा इस नाम से पता नहीं क्यों मगर अकीदत सी हो गई थी। वो इसे दोहराना, इसके नाम के बारे में सोचना, इसे देखना से पता नहीं क्यों मगर बेतहाशा सुकून मिलता था। वो इतने ब्रेव, निडर और बेखौफ हैं। सब इनसे डरते हैं। क्या करते होंगे? यकीनन यहाँ पुलिस ऑफिसर होंगे या फोर्स में। हाँ, ऐसा ही होगा। वो बेवजह मुस्कुराती, बस खुद से पाशा की ही बातें किए जा रही थी। क्या मैं इनसे मोहब्बत करने लगी हूँ? हाँ, बहुत। दिल ने जवाब दिया। शर्म से धौड़ी हो गई और चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। दोनों माँ बेटी काफ़ी देर से एक दूसरे से गले लगे अपना काम गलत करने में मसरूफ़ थी। मम्मा, आपने अपनी बेटी पर क्यों भरोसा नहीं किया कभी? बस करो फ़ानिया, पहले ही ज़मीर हर रोज़ मुझे कचोके लगाता है। अब बस और शर्मिंदा मत करो, पहले ही अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। नाया, आपने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ, ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हें नीचा दिखाया, और वो खबीस आदमी ना शौहर कहलाने के लायक था ना बाप। कई मरतबा मैंने इसे तुम्हें चुप कर देखते देखा मगर खामोश रही। मुझ जैसी बदनसीब भी कोई माँ होगी जो अपनी बेटी की हिफाजत ना कर गई, और अब भी तुम ज़माने की ठोकरों पर होगी। नहीं नहीं मम्मा, मैं महफूज थी बिल्कुल। फ़ानिया पल भर को खामोश हुई। वो सितमगर परी शिद्दत से याद आया, और फिर इसने खुद पर बीतने वाला पल पल माँ को बता दिया। निकाह के बारे में भी हर बात। फ़ानिया पागल, तुम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर क्यों आ गई? फिर नसीमा बेगम के सदमे से आंखें फटी। मम्मा, इन्हें मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लीज़ आप कुछ दिन मुझे इनसे बात करने के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। वो उदास हुई। लेकिन मम्मा प्लीज़। अच्छा ठीक है, इधर आओ। नसीमा ने इसे सीने में भींचा।